चलो हेडिंग बना लो, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के लिए सबसे पहली बात लिखना, पहला पॉइंट लिखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको बहुत पहले से आई थिंक समझ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। लंग्स का जैसा भी स्ट्रक्चर है और जो भी उसका फंक्शन है ना। अभी मान लो अभी हमें नहीं पता जो क्या करता है, तो वो किसकी वजह से है? एल्वियोलाई की वजह से। अगर एल्वियोलाई नहीं है तो अपना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर एल्वियोलाई नहीं है तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका नंबर ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या होगा? एल्वियोलस। आपको कहीं नोट कर लेना है, एल्वियोलस। एल्वियोलाई की बात करते हैं तो दोनों लंग्स में, इन बोथ लंग्स, इनका जो अप्रॉक्स नंबर है वो है अबाउट 300 मिलियन। कितना होता है? 300 मिलियन, है ना। हाँ, इसको हाफ हाफ हम डिवाइड कर सकते हैं, बट जो राइट लंग्स होगा, क्योंकि थोड़ा सा साइज बड़ा होता है तो उसमें नंबर थोड़े ज्यादा होंगे। दूसरी बात, इन 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई का लगभग टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? हाँ, अबाउट, या टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, बट ये अप्रॉक्स है, ये याद रखना। टोटल सरफेस एरिया अप्रॉक्स है ये। और टेनिस कोर्ट, डबल एन आता है इसमें, टेनिस में, हाँ। और टेनिस कोर्ट का जितना सरफेस एरिया है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई का सरफेस एरिया देखते हैं तो इसके बराबर लगभग सरफेस एरिया आपको मिलता है। इतना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये 300 मिलियन एल्वियोलाई। टेनिस कोर्ट आपके वो जो सामने, इसी को बोलेंगे ना नीचे वाला? अच्छा, बैडमिंटन। टेनिस कोर्ट कौन सा होता है? ऐसा ही कुछ होता है ना। एरिया देख लेना क्या होता है उसका एरिया, तो उसके सरफेस एरिया के लगभग बराबर होता है, ठीक है। और एल्वियोलाई कहां पे लगा होगा? एयर सैक के अंदर। कहां होगा? एयर सैक के अंदर, है ना। अभी वो ब्रांचिंग हमने देख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एल्वियोलर वॉल इज मेड अप ऑफ, ये अंडरलाइन करके लिखना, मेड अप ऑफ 2 या मेड अप ऑफ cells. That cells are termed as जिस सेल से ये एल्वियोलाई बना होता है उन सेल्स का नाम रखा गया है, उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स। Cells termed as pneumocytes, and pneumocytes are of 2 types. ये 2 टाइप के होते हैं, pneumocyte first and pneumocyte second. pneumocyte second, इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। सॉरी, जो न्यूमोसाइट फर्स्ट है ये स्मॉलर सेल्स होती है साइज में। इन दोनों के साइज में अगर कंपैरिजन करें तो न्यूमोसाइट फर्स्ट इज स्मॉलर सेल एंड ये लार्जर सेल, और इन दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है।
पहला जैसे न्यूमोसाइट फर्स्ट की बात करें तो न्यूमोसाइट फर्स्ट का काम है, अभी तक आपने क्या सुना है, गैसेस एक्सचेंज का मेन गैसेस एक्सचेंज साइट। अब गैसेस एक्सचेंज का साइट सिर्फ एल्वियोलाई नहीं बोलेंगे, बट ये जरूर बोलेंगे कि मेन गैसेस एक्सचेंज का साइट कौन है, एल्वियोलाई है। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो न्यूमोसाइट फर्स्ट की मदद से होता है। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलर वॉल एंड ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ न्यूमोसाइट फर्स्ट, सेकंड नहीं करता। लिखो, इसका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। गैसियस एक्सचेंज इसका फंक्शन है। एंड न्यूमोसाइट जो सेकंड है, कौन सा न्यूमोसाइट जो सेकंड है, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है फॉस्फोलिपिड। हाँ, फॉस्फोलिपिड आपने नाम सुना होगा, है ना। तो यहां इसके नीचे आप लिख लेना, इट सिक्रीट्स फॉस्फोलिपिड, और उस फॉस्फोलिपिड का नाम लिखना लेसाइथिन। जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि फॉस्फोलिपिड के टाइप्स के क्या क्या होते हैं, बट ये नाम अभी याद रखना, लेसाइथिन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, लेसाइथिन। एंड दिस फॉस्फोलिपिड एक्ट एज, ये फॉस्फोलिपिड जो सिक्रीट करता है इसका काम है, ये काम करता है एज अ सर्फेक्टेंट की तरह। दिस फॉस्फोलिपिड एक्ट एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट हम उसको बोलते हैं विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। किसको बोलेंगे, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं रिड्यूस करा गया तो एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगा। एल्वियोलाई क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो चिपक जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा एक्चुअली। अजी, स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई। वो ड्राई जो कह रहे हैं ना, दैट इज अ स्किन बिकम श्रिंक्ड। उसी को कम करने के लिए, वो श्रिंकेज कम हो, इसलिए हम ऊपर से क्या लगा लेते हैं, वैसेलीन। हाँ, बात वही है, मॉइस्चराइजर में वैसेलीन ही होता है, अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया गया, बट वैसेलीन लगा लेते हैं। एंड वैसेलीन इज द लिपिड। वैसेलीन क्या है, अरे भाई अभी आप मॉइस्चराइजर स्किन पे लगा लेते हो, अभी भी होठों पे लगाने के लिए वही आता है, लिप गार्ड, दैट इज अ प्योरली वैसेलीन, अच्छी क्वालिटी का आता है। सर्दियों में नहीं लगाते, जिससे क्या हो, ड्राई ना हो, यही होता है, ऐसा कुछ लगाते हैं। तो वो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। और सेम बात अपने एल्वियोलाई के लिए है, श्रिंकेज ना हो, एल्वियोलाई अपना मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम शेप गेन करके रखे। जब मैक्सिमम शेप गेन करके रखेगा तभी मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होगा। तो ये सर्फेक्टेंट का होना बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई? चलो, बाकी आप लोग समझदार हो। तो लेसाइथिन का नाम याद रखोगे, बोलो चलो अब आ जाओ, एल्वियोलाई की बात हो गई, हाँ नंबर की बात हो गई। एक पॉइंट नोट करके लिखो, एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। मेन साइट यही है, हाँ इसके अलावा भी आपके पास और भी साइट्स आ गई हैं। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। इतनी बात आपको याद रखनी है एल्वियोलाई के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, कुछ अभी और स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला स्ट्रक्चर हेडिंग बना लो, डायाफ्राम। डायाफ्राम के लिए लिखो, लिखिए पहला स्टेटमेंट, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर।
प्योरली ये मसल से बना हुआ है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये सेपरेट करता है, सेपरेट बॉडी कैविटी इनटू thoracic कैविटी एंड, बोलो आगे, एब्डोमिनल कैविटी में। ये डायफ्राम ही है जो आपकी पूरी बॉडी कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हाँ, एक्सटर्नली हमें नहीं दिखता, ये इंटरनल सेगमेंटेशन है। हमारी बॉडी में कैसा सेगमेंटेशन है? इंटरनल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है। एक्सटर्नली दिखता नहीं कि यहां पे डायफ्राम है, दिखता है? नहीं दिखता, ठीक है। तो बट हाँ, सेगमेंटेशन है अपनी बॉडी में। ऐसा मत सोचना कि हमारी पूरी बॉडी एक कैविटी है, नहीं, दो चैम्बर्स हैं, दो कैविटीज हैं, एब्डोमिनल और थोरेसिक। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? एक तो आप अभी जस्ट पढ़ा आपने, लंग्स है, दूसरा हार्ट है, थाइमस, थायराइड तो नेक में आएगा, इसके ऊपर है ना, बाहर है, इसके अंदर नहीं है, थोरेसिक कैविटी के बाहर, तो थोरेसिक कैविटी नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी में इसके बाद जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे शुरू करो, ओवरी, बस, टेस्टिस बाहर होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लिख दिया ना, इंटेस्टाइन सारा आ गया, स्टमक, लीवर, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, सारा लिख दिया। अरे कुछ नहीं, अभी अभी सारा पढ़ोगे, घबराओ नहीं। चलो आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायाफ्राम is made up of रेडियल मसल, अंडरलाइन करके लिखना, रेडियल मसल्स। कौन से मसल से ये बना हुआ होता है? रेडियल मसल से बना हुआ होता है। अब रेडियल मसल क्यों कह रहे हैं वो ध्यान से देखो, इसका एक और बात लिख लो, तब आगे रेडियल मसल के बारे में बात करें। इसका नॉर्मल शेप होता है डोम शेप, नॉर्मल शेप लिखो, दैट इज द डोम शेप्ड। अब इसको हम यहां पे देखते हैं, बॉडी में कुछ का शेप है, डोम शेप है ना। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश कर लें, तो इधर इनका जो बॉडी का एक्सिस है, इधर से मसल्स रेडियली अरेंज होती हैं। कैसी अरेंज होती हैं? रेडियली अरेंज होती हैं मसल्स, एंड इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडियल मसल्स। एंड रेडियल मसल्स के सामने लिख लेना, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इस पे आपका कोई विल पावर काम नहीं करता। इतनी बात लिख लिया। डायाफ्राम का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन लिखो डायाफ्राम का। हाँ, मेन फंक्शन, मेन वर्ड लिख रहा हूं, ये ध्यान से लिखना, ऐसे सिर्फ फंक्शन मत लिख लेना। मेन फंक्शन इसका है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस।
एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, इस एक्सिस पर बॉडी के, है ना, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ये इंक्रीज कराता है। ये कौन सी कैविटी हुई? थोरेसिक कैविटी। ये कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी। तो बॉडी का जो मेन ऑर्गन है दैट इज द हेड। हेड के पास वाला हिस्सा क्या कहा जाएगा? एंटीरियर पोर्शन। दूर वाला हिस्सा पोस्टीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर के इस एक्सिस पर ये वॉल्यूम बढ़ाता है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ये इंक्रीज कराता है। या हम इसको और एक बार लिख सकते हैं पूरी इस बात को, इट हेल्प्स इन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। ब्रीदिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। वो अभी हम आगे देखते हैं। ये मेन इसका फंक्शन है नॉर्मल शेप के साथ साथ। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब ये हम कोई एयर इनहेल करने जा रहे हैं, नॉर्मली जब हम इनहेल कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है वो लिखो। ड्यूरिंग इनहेलेशन रेडियल मसल्स gets contract and diaphragm become flattened। कैसा हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। और जब फ्लैटेंड होता है, यही फ्लैटेंड होने का मतलब है कि इसका जो अभी पोजीशन यहां पे है वो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है, जब डायफ्राम ऐसा था तो वॉल्यूम यहीं तक मिल रहा था, जब ये फ्लैट हो गया तो एडिशनल वॉल्यूम यहां तक मिल जाएगा। तो वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अभी इतनी बात याद रखनी है, और भी हम चीजें ऐड करेंगे, वो अपन अभी मैकेनिज्म में ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा, इस मेन फंक्शन के अलावा ये कुछ और भी इसके रोल हैं, वो हम लिखेंगे। अदर रोल्स ऑफ डायफ्राम। क्या क्या इसके और अदर रोल्स हैं, डायफ्राम और किसमें मदद करता है, वो अपन लिखते हैं। पहला है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पासिंग आउट ऑफ यूरिन। यूरिन जब हम पास आउट कर रहे होते हैं तो एक जो प्रेशर एक्सर्ट करना होता है उसमें भी हेल्प करता है डायफ्राम। मिक्चुरेशन का मतलब लिख लेना, पासिंग आउट ऑफ यूरिन, ठीक है। दूसरा, डिफेकेशन में भी मदद करता है, जिसे आप एक और वर्ड देते हो, इजेशन में भी हेल्प करता है। डिफेकेशन का मतलब टू पासिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एंड इसके साथ साथ ये मदद करता है पार्चुरेशन में भी ये हेल्प करता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। हाँ, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हाँ, वो एक्सर्ट कराता है प्रेशर। तो ये इसके कुछ एडिशनल रोल हैं, ये भी याद रखना है आपको। चलो रिलेशन यहीं पे हम बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे हमने बात कर ही ली है, जैसे ये मान लो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ मीन नॉर्मल टाइम पे ये रहा है, ये हमारा कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं V1 हमने मान लिया। लेकिन जब ये फ्लैट हो गया तब इसका वॉल्यूम V2 हो गया। तो वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है? हमेशा V2 ज्यादा रहेगा। ये क्योंकि फ्लैट हो गया तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जरा मैं कुछ एक बात और ऐड करूं आपको,
जो आपका एयर है, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जिसे हम एटीएम से लिखते हैं। एटीएम का वैल्यू 1 माना जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या माना है, स्टैंडर्डाइज करा, 1 माना है। इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर को हम और वैल्यूज देते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1 है। अब एक और बात याद रखनी है, वॉल्यूम, या ऐसे लिख लें, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिश्ता है वो ऐसा कुछ है, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। प्रोपोर्शनल का रिश्ता तो नहीं है ना। मतलब प्रेशर, मैं ये बोलूं वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये बात तो क्लियर है। मैं छोड़ रहा हूं बस 1 मिनट, यहां पे ध्यान से इसको देख लो। जब इधर देखना, जब आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम V1 था, कैसा था, V1 था, तो यहाँ का प्रेशर लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब ये V2 हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। ये जो V2 प्रेशर है दैट इज लेस देन दैट ऑफ एटीएम। किससे कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और एयर की टेंडेंसी होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव कर जाएगा। तो हम आप कुछ करते नहीं है, हमने सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम चेंज करने का रिजल्ट क्या हुआ कि इधर थोरेसिक चैम्बर का, जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एयर अंदर आ गया। बस इतना सा काम करते हैं। हाँ, अगर डायफ्राम नहीं, क्यों नहीं होंगे, ये एडिशनल रोल है, इसका एडिशनल है। मेन फंक्शन तो इनहेल एंड एक्सहेल। अब जैसे हम मिक्चुरेशन की बात करें तो मेन मिक्चुरेशन की मसल्स है यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। डिफेकेशन की बात करें तो मेन इसकी जो मसल्स हैं वो रेक्टम की है, उसके साथ साथ ये एडिशनल हेल्प करता है। और पार्चुरेशन की बात करें तो मेन मसल्स है वो एस लिखना बस, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये क्या होता है ये समझना है। पहला इस टर्म लिखो, स्पेस बिटवीन रिब्स, इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इसके लिए वर्ड लिखते हैं क्या, इंटरकोस्टल स्पेस। अब अपने वेंट्रल सरफेस का ये रिब्स देखो, दोनों, हर दो रिब्स के बीच जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये स्पेस को क्या बोला जाएगा, इंटरकोस्टल स्पेस। जो मसल्स इस स्पेस में लगी होती हैं दैट मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। लिखना, मसल्स प्रेजेंट इन इंटरकोस्टल स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस, इसके लिए लिखा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं और यही अपन को समझना है। ये 2 टाइप के हैं और इन्हीं दोनों टाइप्स को हमें आपको समझना है। पहला वर्ड ध्यान से सुनना, हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या लिखोगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा इंटरनल, कितने लोगों को ये पता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा, EICM, और इसको क्या लिखोगे, IICM। 10th में ये बात कितने लोगों को पता चल गई थी, 10th में। 9th में कहाँ आएगा, 9th में फिजियोलॉजी है ही नहीं तो पता कहाँ चलेगा।
चलें अब आपको समझना है इन दोनों में फर्क क्या है। पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के लिए लिखो, मसल्स which connect dorsal face of muscle which connect dorsal face of upper rib, dorsal face of upper rib with ventral face of lower ribs, लोअर रिब लिखना, रिब्स नहीं लिखेंगे, रिब। अब देखो, मैं कोई दो रिब्स आप बताओ, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं। कोई दो रिब्स लेंगे अगर हम मानते हैं, तो इसमें ये लोअर रिब होगी और ये अपर होगी। कोई भी आप दो मान लो, इसमें जो अपर एंड लोअर की हम बात करें वो आपको समझ आ रहा होगा, ये अपर है, ये लोअर है। क्या लिखा डोर्सल मसल्स के लिए, इसके लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के लिए जो अपर रिब है उसका डोर्सल फेस कौन सा फेस होगा? रिब का अंदर वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला, ठीक है। और कौन से रिब का? अपर रिब का। कहां से अटैच होगा? डोर्सल फेस से। कोई चलो इसी से कर लेते हैं। और जो लोअर रिब होगा उसके वेंट्रल फेस से वो मसल अटैच होगी। उसके कहां से? वेंट्रल फेस से मसल अटैच होगी। कुछ मान लो कि ये अपर रिब है और ये लोअर रिब है। अपर रिब के डोर्सल फेस पे ये चौक जहां मैं लगा रहा हूं ये डोर्सल फेस होगा और ये इसका वेंट्रल फेस होगा, ऐसे लगेगा। बात समझ आ गई? इसको बोलेंगे, इस तरह के मसल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है? अब लिखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसी का जस्ट उल्टा लिखो। उल्टा क्या हो जाएगा? मसल which connect ventral face of upper rib and upper rib to dorsal face of lower rib. Muscle which connect ventral face of upper rib to dorsal face of lower rib. बात समझ आ गई? इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ध्यान से सुनना, इंटरकोस्टल मसल की मदद से जो हमारा ये रिब केज है, ये पूरा जो रिब केज है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। थोड़ा सा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। एंड हाँ, रिब केज पूरा, ये पूरा ऐसे आगे की तरफ, अरे सांस लेते हैं तो ऊपर कुछ हिस्सा आपका ऊपर थोड़ा सा ऊपर आता है। तो ये जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक टर्म मैं यूज करूं, अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है कौन सा रिलैक्स करता है वो अपन बाद में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करती है आपकी एक्सटर्नल ही, है ना। तो इससे अपवर्डली रिब केज ऊपर जाएगा। तो जब रिब केज ऊपर और डाउनवर्ड जाता है तो इससे आपका रिब केज, अगेन वही थोरेसिक कैविटी की बात आएगी। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, बट एक्सिस चेंज हो जाएगा। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर ये आपका थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कराता है। लिखो इंटरकोस्टल मसल, या ऐसा लिख लो, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बाय एक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ intercostal muscle volume of thoracic cavity increases and decreases at
क्या लिखोगे? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। एंड अगेन सेम बात वही हमें अप्लाई करनी है कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये इतनी बात आपको इंटरकोस्टल मसल के लिए समझनी थी। का नाम याद हो गया? एक्सटर्नल और इंटरनल। ये तो आपको इतने स्ट्रक्चर्स समझने थे। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म से पहले क्या क्या समझ लिया? पूरा लंग्स समझ आ गया। मैं अब ये बोलूंगा रेस्पिरेटरी पैसेज सबका क्लियर है? बोलो, अगर क्लियर है तभी आपकी बात उधर आगे बनेगी। लंग्स क्लियर है। तीसरी बात आपको डायाफ्राम समझ है। डायाफ्राम के साथ साथ इंटर कोस्टल मसल्स आपको समझ होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। इसके साथ साथ हमें एक बार फिर से रिकैप करना है स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। पहला स्टेप क्या था? बोलो, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोला था? ये अभी रिकैप करना जरूरी है क्योंकि आपको इससे पता चलने वाला कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, ऑर्गन्स पढ़े हैं, मैकेनिज्म अब हम जा रहे हैं शुरू करने। दूसरा स्टेप क्या था? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल। यही था, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये याद रखना है क्या होगा? अक्रॉस एल्वियोलर वॉल। तीसरे स्टेप पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेप पर क्या होता है? अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो ये यहां पे पूरी बात आके आपकी खत्म हो जाती है। हाँ, एक और बात है, लास्ट वन इज द फिफ्थ, क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। लास्ट स्टेप पे ये कंप्लीट होता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, सॉरी प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम जो करेंगे मैकेनिज्म में, सबसे पहला स्टेप ये मैकेनिज्म में हम लोग सिर्फ अभी बात करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। चलो हेडिंग बनाओ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो समझने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स की बात जो हमने करी है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ब्रीदिंग का मतलब हमने यही समझा है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। कुछ लोगों ने ये बात 10th में ही पढ़ ली है। 2 स्टेप से बना हुआ है। अब ये ब्रीदिंग कंप्लीट होता है, एक्सहेलेशन और सेकेंड स्टेप क्या है? इनहेलेशन। एक एक स्टेप को हम अपन कंप्लीट करेंगे। एक्सहेलेशन कैसे होगा और इनहेलेशन कैसे होगा। अब इनहेलेशन का मतलब बोलो, सांस लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब सांस देना। यार ये वाली बात तो मत बोलो। हाँ, इनहेलेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। लिखो, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन लंग्स या फिर पल्मोनरी
कैविटी, यही लिखा है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा कि ये एयर जो आपकी एटमॉस्फेयर की है वो पल्मोनरी या लंग्स में जाए? उसके लिए आपकी ये ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस हैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहला किसका कॉन्ट्रैक्शन? एक तो होता है डायाफ्राम का, दूसरा होता है EICM का। EICM का पूरा नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों मसल्स, डायाफ्राम की मसल्स का नाम रेडियल मसल। क्या नाम है? रेडियल मसल। इन दोनों की मसल्स या डायाफ्राम की रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट एंड हो जाएगा। फ्लैट एंड हो जाएगा। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ किसका? थोरैसिक कैविटी का। किसका इंक्रीज करेगा? थोरैसिक कैविटी का। किस एक्सिस पर? एट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब जब इसी के पहले नीचे इसको पूरा कर लिया जाए, इसी के नीचे लिखना, जब ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का इंक्रीज करेगा एट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन लंग्स पर भी आएगा। किस पर आएगा? लंग्स पर भी आएगा। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। किसका? पल्मोनरी कैविटी इंक्रीजेस। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। अब जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो इसका रिजल्ट होता है पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ये चेंज होता है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। पल्मोनरी प्रेशर को और एक सही और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, इंट्रा पल्मोनरी, इनसाइड द लंग्स। इनसाइड द लंग्स। तो क्या हो जाएगा? इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब याद करो भाई, आज सभी जो नए हैं, क्या? विद इन। इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? एयर कहां से कहां आएगी? अभी यही नहीं है, अभी आगे इसके बारे में भी काम करते हैं। ये जब पूरा हो जाएगा, ये दोनों का इंपैक्ट आता है आपका। इधर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उससे पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज ये भी करवाता है, तो इसके बारे में भी लिख लो, फिर उसके बाद साथ में लिखेंगे। इसके नीचे लिखना EICM जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोरैसिक कैविटी का एट डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases at dorsoventral axis। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करा है तो फिर से क्या होगा? it also helps to increase the
पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity increases, pulmonary cavity increases, और pulmonary cavity increase करेगा तो आपको ये बात पता है कि क्या होगा, ये जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जब दोनों का इंपैक्ट देखो क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द लंग्स, दोनों का इंपैक्ट क्या है, कॉमन है। ये भी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करा रहा है, ये भी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करा रहा है। और जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एयर ड्रॉन इन साइड द लंग्स। लिखो, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्रॉन इनसाइड द लंग्स। ये कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो हमने 10th में पढ़ लिया है, ये सारा 10th में कर लिया है इन लोगों ने। याद आ रहा है पवित्र, 10th में ये सारा एज इट इज बनाया हुआ है। जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वहां हुआ था तो सब यही पढ़ा था। हाँ जी, दोबारा, क्योंकि इनको 11th में भी वही पढ़ना है, 10th में ये रेयरली कोई पढ़ा दे, कहीं पढ़ा दे, यहाँ पढ़ा है तो इनको फायदा मिलेगा इस बात का कि 11th में लगेगा कि नहीं हमने पढ़ा है। हाँ जी, तो वहाँ तो बस एनसीईआरटी करवाते हैं, ये एनसीईआरटी के अलावा यहाँ बहुत कुछ होता है। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब, इनहेल में हम क्या करते हैं, ये बाहर की हवा, बाहर का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन करना, इनहेल करना। हमने एक्चुअली एयर को इनहेल ड्रॉ नहीं किया है, इनहेल नहीं किया, हमने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं डायाफ्राम को और ईआईसीएम को। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैटेंड हुआ तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसमें लंग्स है। किस एक्सिस पर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर। आपने ये बात लिखा था कि लंग्स का एनाटॉमिकल प्लेसमेंट ऐसा है, सेटअप ऐसा है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तुरंत आपके लंग्स पर दिखता है, क्योंकि स्पंजी नेचर का। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जो इनसाइड द लंग स्पेस है या वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायाफ्राम के फ्लैटेंड होने से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, इंट्रापल्मोनरी आपका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। हाँ, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर कम, और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा। दूसरा, ईआईसीएम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड ईआईसीएम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब्स को अपवर्डली मूव कराता है, एंड दैट हेल्प्स इन द आल्सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एट डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, इस और इस एक्सिस पर सीधा, है ना। और इस एक्सिस का रिजल्ट देखो क्या हो जाएगा, जिससे पल्मोनरी एक्सिस, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इनसाइड द लंग्स वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हुआ तो इधर वाला लिखा था हमने, हाँ इधर लिखा था, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको पता है प्रेशर कम हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आ जाएगी। एयर हमेशा ये टेंडेंसी रखती है कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव कर जाती है ना। थोड़ा सा प्रेशर लगाओ आपकी भी हवा निकल जाती है, ऐसे ही होता है। प्रेशर बढ़ाओ तो हवा निकलेगी, कहाँ किधर जाएगी हवा, लोअर प्रेशर की ओर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, तभी तो इतने अच्छे बच्चे हैं, अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो बात हो गई इनहेलेशन की। अभी एक्सहेलेशन रहता है,
नहीं नहीं अभी होगा। चलो अब एक्सेलेशन में देखो, एक्सेलेशन में कुछ नहीं करना है। अरे रुक जा भाई, अब मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। वैसे तो लिख लेना चाहिए, लिख लो। इनहेलेशन जो है वो आपका एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इनहेल करने के लिए आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हाजी, मतलब एटीपी एक्सपेंडिचर होता है भाई, खर्च होता है। तो इसलिए इनहेल करना एक आपके लिए एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जबकि एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इसमें कोई मसल्स के ऊपर एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है? एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? निकालना। पल्मोनरी एयर ड्रॉन आउट, पल्मोनरी एयर ड्रॉन नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे? रिलीज आउट, रिलीज आउट इनटू एटमॉस्फेयर। ये होता है एक्सहेलेशन का मतलब। और एक्सहेलेशन, इस एयर को रिलीज करने के लिए इधर होता है आपकी बॉडी में चेंजेस, रिलैक्सेशन। क्या होता है? रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन? जिनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। कॉन्ट्रैक्शन किसका किसका हुआ था? डायाफ्राम का और ईआईसीएम का। तो इनका रिलैक्सेशन हो जाएगा। किसका? डायाफ्राम का। तो डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो कैसा शेप गेन करेगा? बोलो भाई, डोम शेप गेन कर लेगा। और डोम शेप गेन करेगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब अंडरस्टूड है। एंड इससे जब रिलैक्स करेगा, डोम शेप हो जाएगा, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डायाफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो लिखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। और इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा कहां पे? वॉल्यूम ऑफ इंट्रापल्मोनरी, नहीं, या पल्मोनरी कैविटी लिख लें। एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, पल्मोनरी कैविटी ये भी डिक्रीज करेगी। और जब ये डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। क्या कर जाएगा? इंक्रीजेस। और ईआईसीएम रिलैक्स करेगा तो अगेन इसके नीचे सेम स्टेटमेंट यही लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज इंक्रीजेस। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दोनों की वजह से इंक्रीज होगा तो आप बताओ किधर से किधर एयर जाएगी? हाँ, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट ऐसे लिख लेना, पल्मोनरी एयर या इंट्रापल्मोनरी एयर, इंट्रापल्मोनरी एयर release out into एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो जाएगा एंड दैट इज द एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपकी होगी कहानी खत्म। कल आगे हम और कुछ बात करेंगे।